तो चलिए बच्चों अब बात करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट पीवाईक्यूज ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, तो आपके सामने कुछ पीवाईक्यूज लिख रखे हैं मैंने जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक करके देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाई इज सहेली कंसीडर्ड टू बी एन इम्प्रूव फॉर्म ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर ह्यूमन फीमेल। इसी का वेरिएंट बना के क्वेश्चन दे सकते हैं, व्हाई डू सम वुमेन यूज सहेली पिल्स। अब ये प्रीवियस ईयर में आ रखा है, दोनों टाइप से बना के आया था, इसलिए मैंने लिख दिया। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। इसको लिखेंगे कैसे? सिंपल सी बात ये पूछा जा रहा है कि जो सहेली है ना, सहेली किस तरीके से अदर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल से बेटर है। तो आपके सामने है, सहेली कंटेन अ नॉन स्टेरॉइडल प्रिपरेशन एंड इज अ वंस अ वीक पिल। यानी आप जानते हैं ये नॉन स्टेरॉइडल होती है और साथ ही साथ हफ्ते में एक बार इसको लेना होता है। बाकी अगर दूसरे की बात करूं तो आपको 21 डेज तक लेना पड़ता है कंटिन्यूअस, और उसके अंदर स्टेरॉइड होता है जो कि इफेक्ट करता है, साइड इफेक्ट दिखाता है फीमेल्स के अंदर। और इसकी बात करें तो इसके अंदर हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू होती है एंड वेरी लेस साइड इफेक्ट होता है। यानी फीमेल के अंदर है ना बहुत कम साइड इफेक्ट दिखाता है ये, और जो कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू होती है वो बहुत ज्यादा होती है। तो इसी वजह से जो सहेली है वो ज्यादा इंप्रूव्ड फॉर्म ऑफ ओसीपीज कहा जाता है। एंड या फिर ये कह सकते हैं कि ज्यादातर फीमेल इसको क्या करती है, चूज करती है एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव। अच्छा, इसी में आपसे पूछ सकते हैं कि सहेली को किसने बनाया था, तो CDRI, वो भी याद रखना। CDRI, CDRI कौन है ये है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट इन लखनऊ, इंडिया। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है, हाउ डज कॉपर टी एक्ट एज एन इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर ह्यूमन फीमेल। इसका अल्टर क्वेश्चन क्या आ रखा है प्रीवियस ईयर में, व्हाई कॉपर टी कंसीडर अ गुड कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस टू द स्पेस चिल्ड्रन। यानी स्पेस क्या करना चाहते हो, अगर आप दो बच्चों के बीच में गैप चाहते हो, यानी एक बच्चा अभी हुआ है दूसरा बच्चा 3-4 साल बाद चाहते हो, तो उसके लिए कॉपर टी को क्यों यूज करा जाता है, या ये बोल सकते हैं कि मोस्टली वुमेन के द्वारा कॉपर टी को ही क्यों यूज किया जाता है। यही दोनों टाइप के क्वेश्चन आपके पास है, सामने दे रखे हैं। ठीक है, तो क्या है इसका आंसर, सिंपल है, कॉपर टी इज एन आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस फॉर ह्यूमन फीमेल्स बिकॉज। इसका रीजन क्या है वो देखो, रीजन ये है क्योंकि कॉपर जो है, कॉपर आयन जो रिलीज करता है कॉपर टी, वो सप्रेस कर देता है स्पर्म मोटिलिटी को, यानी स्पर्म की जो मोटिलिटी है उसको कम कर देता है कॉपर, एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को भी कम कर देता है। देखो सबसे बड़ी बात, पहली बात कि स्पर्म के जो है ना मोटिलिटी जिस स्पीड से वो जा रहा है वो कम हो जाती है, और अगर गलती से कोई स्पर्म पहुंच भी गया ओवा के पास तो वो फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो कॉपर आयन है उसने स्पर्म की फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को भी कम कर दिया था। ठीक है, सेकंड रीजन, इट इंक्रीज फेगोसाइटोसिस, यानी स्पर्म को मारना चालू हो जाता है, मतलब उसके नंबर को इंक्रीज कर देता है विद इन द यूट्रस, यानी यूट्रस के अंदर स्पर्म को मारने का प्रोसेस ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है भाई, मतलब कौन करता है, कॉपर टी बढ़ा देता है। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन के आंसर फ्रेम करके लिखने। देन थर्ड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क लगाओ। व्हाट इज एमनियोसेंटेसिस, एमनियोसेंटेसिस क्या है, लेक्चर के दौरान भी कई बार मैंने बोला था कि इंपॉर्टेंट है ये। देन व्हाई हैज द गवर्नमेंट इम्पोज्ड अ स्टैट्यूटरी बैन इन स्पाइट ऑफ इट्स इंपॉर्टेंस इन द मेडिकल फील्ड। क्या रीजन है जिसकी वजह से एमनियोसेंटेसिस को बंद करा गया, बैन कर दिया गया इंडिया के अंदर, और क्या होता है एमनियोसेंटेसिस, इसके ऊपर कई बार सवाल आया है, चांसेस है इस बार भी आएगा। ठीक है, एमनियोसेंटेसिस इज अ फीटल सेक्स डिटरमिनेशन टेस्ट। ठीक है, ये क्या है, एक टाइप का फीटल का सेक्स डिटरमाइन करने वाला टेस्ट होता है, जो कब करा जाता है, जो किस तरीके से करा जाता है। देखो करा तो जाता है 14 से लेके 18 वीक में प्रेगनेंसी के, और कैसे करते हैं, तो इसके अंदर अपन क्या करते हैं, आप देखो यहाँ पे लिखा होगा एमनियोटिक फ्लूइड, एमनियोटिक फ्लूइड को निकाल लिया जाता है। अच्छा, ये किस पे बेस्ड है, क्रोमोसोमल के ऊपर, क्रोमोसोमल डिसीज पे बेस्ड है, कि अगर आपको पता करना है ना कि क्या आपका जो बेबी होने वाला है वो ठीक है, वो उससे कोई क्रोमोसोमल बीमारी तो नहीं है, क्या उसके अंदर कोई मतलब किसी तरीके से सर्वाइवल के चांसेस कम तो नहीं है, तो उसके लिए क्या करते हैं, एमनियोसेंटेसिस करते हैं। और एक बात और याद रख लेना, एमनियोसेंटेसिस में जो क्रोमोसोमल डिसीज है ना वो भी एनसीईआरटी ने लिख के दे रखी है, डाउन सिंड्रोम हो गया आपका, ठीक है, हीमोफीलिया हो गया आपका, सिक्कल सेल एनीमिया हो गया, ये सारी बीमारियां आपको याद करनी है, जो कि देख मतलब एमनियोसेंटेसिस के पैराग्राफ में आपको एनसीईआरटी ने लिख के दिया है। उसके बाद देखो, बेस्ड ऑन द क्रोमोसोमल पैटर्न in the amniotic fluid surrounding the developing embryo, amniocentesis is used for sex determination, which most
people get done for kill female fetus, that's why it is banned। देखो सिंपल सी बात है, होता क्या है मैंने बता दिया। बैन क्यों किया गया, इसका रीजन ये है कि अगर आपने सेक्स का पता कर लिया, मान लो जो बेबी है बॉम्ब में वो फीमेल है, तो फीमेल है तो आप जानते हो इंडियंस का जो दिमाग है कि भाई अगर लड़की पैदा हुई तो आगे आपको दहेज देना पड़ेगा, और दहेज से बचने के लिए क्या करते हैं लोग कि पेट में ही फीमेल को मार देते हैं, जिसे कहते हैं फीमेल फेटिसाइड। और ये देखने के बाद इंडियन सरकार जो है, गवर्नमेंट है, उन्होंने क्या करा, इसके ऊपर बैन लगा दिया कि भाई ये आप नहीं करवा सकते, अगर आप करवाओगे तो ये इलीगल है, आपको जेल हो सकती है। क्लियर है? तो अब बात कर लेते हैं फोर्थ क्वेश्चन की, जो कि क्या है, क्या कहना चाह रहा है, देखो, मेंशन एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स दैट एन आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव शुड हैव। ये भी इंपॉर्टेंट भाई, ये भी आ रखा है, प्रीवियस ईयर है तो सारे इंपॉर्टेंट, लेकिन जो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस पर स्टार लगा रहा हूं मैं, ठीक है। अब एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव के क्या क्या फीचर होते हैं, तो देखो सामने आपके, इट कैन बी इजीली अवेलेबल होना चाहिए, इफेक्टिव एंड रिवर्सिबल विद लीस्ट और नो साइड इफेक्ट। इफेक्टिव भी होना चाहिए, रिवर्सिबल भी होना चाहिए, थोड़े बहुत होने चाहिए, या बिल्कुल ही नहीं होने चाहिए क्या, साइड इफेक्ट। देन नॉट इंटरफेयर विद द सेक्सुअल डिजायर, ड्राइव और द सेक्सुअल एक्ट ऑफ द यूजर। जो भी मान लो जो कपल यूज कर रहा है इसको ड्यूरिंग द कोइटस, वो बीच में इंटरप्ट नहीं करना चाहिए किसी भी टाइप से, ये आपका कॉन्ट्रासेप्टिव, ठीक है। एंड लास्ट, इट कैन बी यूजर फ्रेंडली। ये यूजर फ्रेंडली, या इट शुड बी यूजर फ्रेंडली, ठीक है। ये कैसा होना चाहिए, यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इसको लगाने के लिए या यूज करने के लिए बहुत बड़े बड़े सर्जन की जरूरत होनी चाहिए, ऐसा नहीं है, आप खुद से भी इसको इंसर्ट कर सकते हो, ऐसा एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव होता है, ठीक है। ये 4 पॉइंट है, अगर 5 मार्क्स में आता है, वैसे आएगा नहीं, 3 मार्क्स में आएगा, तो ये 4 पॉइंट लिख के दे देना, आराम से आपको मार्क्स मिल जाएंगे। देन अगला सवाल, इन गिफ्ट गैमेट्स आर ट्रांसफर टू द फैलोपियन ट्यूब। देखो डेफिनेशन ही, इसकी फुल फॉर्म पूछे कई बार तो 1 मार्क्स में एमसीक्यू में कि गिफ्ट की फुल फॉर्म बताओ, सॉरी गिफ्ट की फुल फॉर्म बताओ, तो गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर आपके सामने दिख रहा है, बनाने वाले को पता ही कैसे बनाना है, ठीक है। कैन गैमेट बी ट्रांसफर टू द यूट्रस टू अचीव द सेम रिजल्ट, एक्सप्लेन। सवाल ये भाई, गिफ्ट जो है ना, गिफ्ट के अंदर अपन है ना गैमेट को ट्रांसफर करते हैं फैलोपियन ट्यूब के अंदर, ठीक है। लेकिन सवाल ये पूछा गया है कि क्या हम गैमेट को यूट्रस में भी ट्रांसफर कर सकते हैं सेम रिजल्ट पाने के लिए। तो आंसर क्या लिखोगे आप, द यूटेराइन एनवायरनमेंट इज नॉट कंजेनाइल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द गैमेट। देखो सिंपल सी बात है, यूट्रस जो है ना, यूट्रस सेफ नहीं है, हॉस्टाइल नहीं होता है गैमेट के सर्वाइवल के लिए, ठीक है। if directly transferred to the uterus they will undergo degeneration or could be phagocytosed and hence viable zygote would not be formed। सिंपल सी बात है भाई, यूट्रस के अंदर अगर आपने डायरेक्टली गैमेट को डाल दिया ना, तो पहली बात तो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, ठीक है। वो हो सकता है वो डिजेनरेट कर जाए, ठीक है, या तो वो डिजेनरेट कर देगा, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, या तो वो डिजेनरेट कर जाएगा या वो उसका फैगोसाइटोसिस हो जाएगा, जो आपका यूट्रस है वो उसको मार देगा, ठीक है। और इसकी वजह से आगे ना जाइगोट बनेगा, और जाइगोट नहीं बनेगा तो एम्ब्रियो बनने के तो चांसेस नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको ये आंसर लिख के देना है। देन ये वैसे केस बेस्ड स्टडी में आ सकता है भाई, आपके लिए केस बेस्ड स्टडी होता है ना, वहां पे आपको मिल सकता है कि क्या ऐसा हो सकता है। ऑल, अच्छा छठा क्वेश्चन देख लो, ऑल रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन आर एसटीडीज, यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, बट ऑल एसटीडीज आर नॉट आरटीआई, जस्टिफाई विद द एग्जांपल। कहना ही चाह रहा है कि जितने भी रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन होते हैं वो सारे के सारे एसटीडीज होते हैं, बट जितने भी एसटीडीज होते हैं वो आपके आरटीआई नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसका रीजन आपको जस्टिफाई करना है। देखो, अमंग द कॉमन एसटीडी हेपेटाइटिस बी एंड एड्स आर नॉट इन्फेक्शंस ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ये बात तो आप जानते हो कि जो हेपेटाइटिस बी है और एड्स है, ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के ऊपर इंपैक्ट ही नहीं करते, क्योंकि अगर कर रहे होते तो इसको भी क्योर करना पॉसिबल होता, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको पता ही है कि एड्स और हेपेटाइटिस का मतलब ही अगर किसी को हो गया तो उनको ऐसा समझ सकते हो कि डेथ नोट मिल चुका है कि भाई आप मरने वाले हो, ठीक है। आपका मेडिकेशन के ऊपर आपकी उम्र बढ़ा सकते हैं, मतलब साल बढ़ा सकते हैं कि कितना जी सकते हो आप, लेकिन बचा नहीं सकते, ठीक है ना। तो इसीलिए ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को इन्फेक्ट नहीं करता, दो their mode of transmission could be through sexual contact also, ठीक है भाई। and all other disease like gonorrhea, syphilis, genital herpes are also RTI। ये सारे जो ये ना, इन दोनों को छोड़ दिया जाए, इन दोनों को छोड़ दिया जाए तो ये
सारे के सारे आपके क्या है, आरटीआई है, क्योंकि ये सारे के सारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के ऊपर क्या दिखाते हैं, आपको इन्फेक्शन शो करते हैं, बट ये वाले नहीं शो कर पाते। दैट्स वाई कि ऑल एसटीडीज आर नॉट अ आरटीआई बट ऑल आरटीआई आर एसटीडीज। ठीक है भाई, तो ये था इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू जो कई बार रिपीट हुए हैं पिछले कुछ सालों के पेपर में। ठीक है, तो अब हम तो इन क्वेश्चनों के अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, हो सकता है ये दोबारा रिपीट हो जाए। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।